हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एज शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 2 मार्च। 2 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे। और आज का एक मेजर मुद्दा जो है वो है विंडसर फ्रेमवर्क। ये क्या है विंडसर फ्रेमवर्क और इसके साथ साथ और भी कौन से करंट अफेयर्स न्यूज़ में हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज के दिन पे सिर्फ 88 डेज बच गए हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। तो दिस इज अ बिग हाई अलर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और एक और मुद्दा जो चीज मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये थी कि अगर आप लोगों को हमारे आरंभ प्रोग्राम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। आरंभ प्रोग्राम जो है हमारा, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये आरंभ प्रोग्राम इज बेसिकली अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। और ये मेंटोरशिप प्रोग्राम इज बेसिकली फॉर यूपीएससी 2023, जिसमें हम बहुत ही टारगेटेड और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और ये जो है फोकस हमारा इसी पे रहेगा कि शॉर्ट शॉर्ट तरीके से आपका प्रीलिम्स निकले। और इसीलिए हम सिर्फ 7 सीट्स यहाँ पे ओपन रखी है। और ये 7 सीट्स भी ऐसे नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। आप आइए, आप गूगल फॉर्म भरिए और गूगल फॉर्म भरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, चेक किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा कि आपकी कितनी सिंसियरनेस है, कितनी सीरियसनेस है टुवर्ड्स योर ड्रीम। और उसके बेसिस पे फिर हम ये 7 सीट्स का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एंड इफ यू आर येट इंटरेस्टेड, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी गूगल फॉर्म की, आप भर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी भरिए क्योंकि 2 से 3 दिन में हम इसको क्लोज कर देंगे आरंभ मेंटोरशिप प्रोग्राम को। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर 7471170661। ओके, बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का पहला आर्टिकल है इंडिया आस्क G20 टू एक्सट्राडाइट इकोनॉमिक ऑफेंडर फास्ट। तो बेसिकली इंडिया में हो रही है G20 समिट। आप सभी को पता होगा कि इंडिया इस बार चेयर कर रहा है G20 समिट को। और इस G20 समिट के अंतर्गत कई सारी कमिटीज, कई सारी मीटिंग्स वगैरह बैठ रही हैं। तो इस बार एक मीटिंग बैठी जिसका नाम था एंटी करप्शन। एंटी करप्शन से रिलेटेड ये मीटिंग बैठी। और इस एंटी करप्शन मीटिंग में, जिसमें जो कि पहले इंडिया ही इसको हेड कर रहा है, इंडिया ही चेयर कर रहा है, तो इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जो गुरुग्राम में मिला, इसमें इंडिया की तरफ से ये एक पहल हुई। इंडिया की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि G20 के अंतर्गत हमको एक मल्टीलेटरल एक्शन प्लान लेकर आना चाहिए, जिसके के अंदर हम फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का एक्स्ट्राडिशन कर सकें। अब देखो मुद्दा क्या है, आसान की भाषा में समझाती हूँ। देखो भाई, ऐसा है, आपने विजय माल्या के बारे में सुना होगा, आपने नीरव मोदी के बारे में सुना होगा। ये सब कौन है? ये सब बेसिकली वो लोग हैं जो जिन्होंने इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम किया, फाइनेंशियल फ्रॉड किया किसी भी तरह का। और जब इनको इंडिया में बुलाया गया कि भाई आपने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, या आपको आना है इंडिया में, पेश होना है, कोर्ट में पेश होना है, या इस तरह की कोई भी चीज बोली गई, तो ये फॉरेन भाग गए। फॉरेन भाग गए यानी कि अब्रॉड भाग गए। और अब्रॉड भागने के बाद ये वापस यहाँ आ ही नहीं रहे। तो इसको बोलते फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है? भगोड़ा। ठीक है, फ्यूगिटिव मतलब भगोड़ा। और इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब जिसने कुछ इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो। तो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जिसने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो और वो भाग गया हो इंडिया से, उसको बोलते हैं भगोड़ा। ठीक है, तो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इसको बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको पहले बता देती हूँ मैं। हमारे देश में फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट भी आया 2018 में। जब विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी इस तरह के केसेस होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, तो हमारी सरकार एक एक्ट लेकर आई। इस एक्ट में ये कहा गया कि जो भी ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जो भाग रहे हैं 100 करोड़ का स्कैम करने के बाद, इन इन फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है बाहर, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, कहीं पे भी हो, वो सीज कर ली जाएगी बाय इंडियन गवर्नमेंट। ओके, इंडियन गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी। तो इट सीक्स टू कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हु हैव लेफ्ट द कंट्री टू अवॉइड फेसिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और रिफ्यूज टू रिटर्न टू द कंट्री टू फेस प्रोसिक्यूशन। जैसे कि विजय माल्या और नीरव मोदी हैं, इन्होंने, ये इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं और ये इंडिया वापस लौट नहीं रहे क्योंकि इनको पता है इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेंगे, इनके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है कोई इकोनॉमिक ऑफेंस कमिट करने के कारण। और इस इकोनॉमिक ऑफेंस की वैल्यू कम से कम 100 करोड़ है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने 100 करोड़ की धांधली करी और भाग गया है इंडिया से, उसको हम बोलेंगे फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब देखो, इसमें
पहली चीज आती है कि अगर आपने काउंटरफीट किया हो, आपने जाली करेंसी बनाई हो, जाली गवर्नमेंट स्टैम्प्स बना के काम किया हो, या फिर चेक डिसऑनर किया हो, चेक बाउंसेस वगैरह हुए हैं आपके, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, या फिर ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स जो भी हैं उनको डिफ्रॉड किया हो आपने, इस तरह की जो भी चीजें धांधली की हो, उसकी सारी जो एक्ट्स हैं ये सारे फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट में आएंगे। अब देखो ये तो हमने बना दिया, एक्ट तो हमने बना दिया, तो प्रॉपर्टी तो हम सीज कर लेंगे, लेकिन हमें चाहिए वो आदमी भी ना, उस आदमी को हमको इंडिया में लाना पड़ेगा, तभी हम उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चला पाएंगे। अब वो आएगा ही नहीं तो कैसे चलेगी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे मान लो विजय माल्या यूके भाग गया, ठीक है, लंदन भाग गया, तो यूके की गवर्नमेंट उसको, उस विजय माल्या को हमें हमारे हवाले करे, इंडियन गवर्नमेंट के हवाले करे। इसको कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। ओके, कि कोई आपका, आपके देश का मुजरिम है जो किसी और देश में भाग गया है, अब आप दूसरे देश में तो उसके ऊपर अपने चार्जेस लगा नहीं सकते, तो दूसरे देश को आप रिक्वेस्ट करो कि भाई ये हमारे देश का क्रिमिनल है, मुजरिम है, ऑफेंडर है, तो आप इसे हमारे देश में लौटा दो। जब ये लौटा दे उसको कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। ओके, तो इसी तरह के फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट करी है इंडिया ने, कि इसके लिए G20 फ्रेमवर्क के अंतर्गत हमको एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बनाना चाहिए, जिसमें अगर ऐसा किसी भी कंट्री के साथ होता है कि उसके इकोनॉमिक ऑफेंडर दूसरे देश में भाग जाते हैं, तो उनका एक्स्ट्राडिशन किया जा सके। तो इसके बारे में बात हुई, और G20 के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो G20 जो है कहाँ से आया, G20 के पहले G7 था, G7 से G8 बना, फिर G8 से वापस G7 बन गया, और G7 से बना G20। अब क्या है भाई, ये देखो समझो इस चीज को, कि G20 बना था बहुत बाद में, पहले बना G7। G7 जो था, 7 जो बिगेस्ट इकोनॉमीज थी उनका ग्रुप बना G7। इनको लग रहा था कि भाई हम ही सारे मालिक हैं, हम ही भगवान हैं, और हमसे ही पूरी दुनिया चलती है, ये 7 कंट्रीज को ऐसा लग रहा था। इन 7 कंट्रीज में कौन कौन थे, देखो इसमें जर्मनी था, यूके था, फ्रांस था, कनाडा, यूएसए, इटली और जापान। ये 7 कंट्रीज थी जिनको पहले लग रहा था कि हम ही सारे सबके माई बाप हैं। बाद में इन्होंने रशिया को भी इन्वॉल्व कर दिया था, लेकिन रशिया ने क्या किया, 2014 में यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तो ये प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो गया। तो इन्होंने G8 जो पहले बन गया था उसमें से रशिया को बाहर निकाल दिया, और वापस से ये G7 बन गया। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये तो बन गया G7, लेकिन इनको लग रहा था कि हम ही दुनिया के माई बाप हैं। 1999 में कुछ साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में कुछ ड्रॉ आया, कुछ ड्रॉबैक आया इकोनॉमी में, ठीक है, थोड़ा सा गिर गई इनकी इकोनॉमी, और इनकी इकोनॉमी जब गिरी, इनके यहाँ पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तब पूरी दुनिया को, और स्पेशली G7 कंट्रीज को समझ में आया कि सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को नहीं चलाता, डेवलपिंग वर्ल्ड का ज्यादा योगदान होता है। तो इसीलिए इस डेवलपिंग वर्ल्ड को, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को केटर करने के लिए, इस G7 को एक्सटेंड किया गया G20 में। ओके, तो बेसिकली हुआ ये कि 1990s के दौरान जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब G7 की आंखें खुली और उन्होंने बोला नहीं भाई, हमारे से तो पूरी इकोनॉमी हैंडल नहीं होगी, हमको G20 बनाना पड़ेगा। तो एम था ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का और मिडिल इनकम कंट्रीज को इन्वॉल्व करने का। ऑब्जेक्टिव यही है G20 के, कि पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन किया जाए सभी मेंबर्स के बीच में, सो दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जा सकें। साथ में फाइनेंशियल रेगुलेशंस को हम प्रमोट करें, फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकें, ठीक है। और फाइनेंशियल रेगुलेशंस में फिर ये वाली चीज आती है जो हम बोल रहे हैं ना, कि फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के आर्बिट्रेशन वाली, इसी में आएगी। इसके अलावा एक न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हम बनाएं। G20 कंट्रीज की कुछ खासियत है कि ये 20 कंट्रीज मिलकर पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के 60% को रिप्रेजेंट करती हैं, पूरी ग्लोबल जीडीपी के 80% को रिप्रेजेंट करती है, और पूरे ग्लोबल ट्रेड के 75% को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो देख लो G20 के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती है, समझ लो पहले एक बार, ठीक है। तो ये देखो, पहली आती है यहाँ पे टर्की आता है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ओके, ये कंट्रीज का नाम याद रखना। G20 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम प्रीलिम्स, ओके, क्योंकि हम इसको चेयर कर रहे हैं ना। पूरी बात मैंने आपको समझा दी है कि फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को इंडिया में वापस लाना है, या कोई भी देश में जिस भी देश के ऑफेंडर है उनको वापस ले जाने के लिए एक्स्ट्राडिशन की बात चल रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इंडिया का, वो बताता है कि हमने लगभग 180
$180 बिलियन की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करी है ऐसे फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की, जो कि भाग गए हैं और जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का धांधली करी है। और ये $180 बिलियन की प्रॉपर्टी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दी गई है, जिनका कि वो धांधली करके भाग गए थे, ये फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स धांधली करके भाग गए थे। हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को $272 बिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन $180 बिलियन तो हमने इनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करके ही निकाल लिया है, खत्म कर लिया है। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज रिलेटेड टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ देखो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, समझते हैं इसको जरा। देखो भाई, ऐसा है कि February 22 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने फाइनल अप्रूवल दे दिया। फाइनल अप्रूवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मिला, किसकी साइड से, सेबी की साइड से, कि आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज लगा सकते हैं, आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? देखो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक नोवल आइडिया है। नोवल आइडिया है कि जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज रखते हैं ना, अपने इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे ही जो सोशल सेक्टर में काम करने वाले प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ फंडिंग मिलती रहे, उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहे। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, उन्होंने अपनी बजट स्पीच में 2019-20 में ही कहा था कि हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत, यहाँ पे बेसिकली ये एक्ट नया लाया गया और इसके अंतर्गत बोला गया कि हम जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाएंगे ना, इसमें जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स हम लेकर आएंगे। अब ये क्या है बताऊंगी, ठीक है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करेगा, बेसिकली जैसे अभी स्टॉक एक्सचेंज काम करता है वैसा ही काम करेगा, लेकिन इसमें सोशल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन हैं, फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, वो सब इसके अंदर आएंगे। ओके, तो क्या इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है? तो देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि पहली चीज तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक चैरिटेबल ट्रस्ट होना पड़ेगा और रजिस्टर्ड होना पड़ेगा लास्ट 3 सालों के लिए। कम से कम इनके पास 50 लाख रुपए इन्होंने कभी ना कभी स्पेंड किए हों, ठीक है। और इसके अलावा पास्ट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए इन्होंने स्पेंड, और साथ में इनके पास कम से कम 10 लाख रुपए की फंडिंग इनको पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिली हो। इनके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इनको रजिस्टर होना पड़ेगा एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत इनको रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882। ओके, इसके साथ में ये कंपनी के तौर पे भी कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हो सकते हैं। अब मैं जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड की बात कर रही थी, उसमें पहले जीरो कूपन समझो। जीरो कूपन बॉन्ड्स कौन से होते हैं, कि मान लो कोई बॉन्ड है जिसमें लिखा है कि भाई आपको यहाँ पे मेच्योरिटी पे 100 रुपया मिलेगा, लेकिन अभी आपको 100 रुपया नहीं देना है, इसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट की जगह अभी खरीदते टाइम आप इसको 60 रुपीज में खरीद लो, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाएगा 10 साल के बाद, तो आप इसको 100 रुपीज में बेच पाओगे। तो ये जो 40 रुपया है ना, ये आपका प्रॉफिट होता है, इसमें कोई अलग से फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता। तो जीरो कूपन बॉन्ड जो है डेट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी को डेट देना होता है तो ये दिया जाता है, और इसमें कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना होता। जो ये डीप डिस्काउंट होता है ना, ये आपको शुरुआत में ही मिल जाता है, आपको फेस वैल्यू पे करनी पड़ती है मेच्योरिटी के टाइम पे। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ना परचेज प्राइस का और जो फेस वैल्यू का मेच्योरिटी के टाइम जो आप भर रहे हो, वही बेसिकली इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है, जैसे इस केस में 40 रुपया है। लेकिन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, जो इधर बात कर रहे थे ना, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, ये थोड़ा और आगे है। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल क्या है, कि इसमें पहली चीज तो कोई इंटरेस्ट आपको पे करना नहीं है, ठीक है, जैसे उसमें था कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, डीप डिस्काउंट था। और दूसरी चीज, एंड में आपको प्रिंसिपल भी पे नहीं करना है, प्रिंसिपल भी पे नहीं करना है। तो बेसिकली इन्वेस्टर कर क्या रहा है, इन्वेस्टर यहाँ पे जो भी सोशल सेक्टर का एंटरप्राइज है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के थ्रू। और बेसिकली इसमें आपको पैसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपया इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, तो इस सोशल सेक्टर को ना वापस प्रिंसिपल लौटाना है ना इंटरेस्ट लौटाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। ओके, नाउ आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखो, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये सोशल वेलफेयर जो है, सोशल वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए किस तरह से काम हो रहा है। तो देखो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये अलग तरीके का सेपरेट सेगमेंट की तरह काम करेगा स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि सोशल एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा फंडिंग लेने में। ओके, इसमें ये एक मीडियम होगा एंटरप्राइजेस के लिए, जिसमें वो सोशल इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ा सकते हैं, विजिबिलिटी अक्वायर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, यूटिलाइजेशन, ये सब चीजें इसके अंतर्गत हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, दोनों इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी, जो एनपीओ है यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और एफपीओ जो है, एफपीएससी जो है, वो है फॉर प्रॉफिट। ओके,
दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं। मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें जो कौन कौन से सोशल सेक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे, सोशल एंटरप्राइजेस, जो भी सोशल एंटरप्राइजेस रेगुलेशन में आते हैं ऑफ सेबी आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस के अंतर्गत आते हैं वो, और 16 सेक्टर्स में से किसी एक के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि पावर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, एलजीबीटीक्यू, विमेन, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, डिजिटल डिवाइड को कम करना, ये सारे सेक्टर्स में अगर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सोशल एंटरप्राइज माने जाओगे। और आपका जितना भी काम होता है उसमें से 67% काम इन सेक्टर्स में होना चाहिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट फाउंडेशन हो गए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड एसोसिएशंस को इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा, सोशल एंटरप्राइज नहीं माना जाएगा। एनपीओ जो है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मनी रेज कर सकते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के थ्रू। मैंने आपको बताया ये क्या है। इसके साथ में ये भी समझो कि यहाँ पे एनपीओ जो है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो रजिस्टर करे अपने आप को, और रजिस्टर करने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट जो है, इस इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफिक टेन्योर लिखा होगा, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिखा होगा, आपको उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करना और उसी प्रोजेक्ट में आपको ये फंड को यूज करना है। एफपीओस की बात करें, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज की बात करें, तो इनको रजिस्टर कहीं नहीं करना है। इनको लेकिन आईसीडीआर रेगुलेशन जो है सेबी के, उसको कंप्लाई करना जरूरी है, और इनको अपने इक्विटी शेयर्स वगैरह बताने पड़ेंगे, ठीक है, और ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने क्या सोशल इम्पैक्ट कॉज किया है। तो अभी डिस्क्लोजर्स क्या बाकी हैं अभी, तो सेबी रेगुलेशन जो है वो बोलता है कि सोशल एंटरप्राइज को अपना जो भी उन्होंने फाइनली इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस फंडिंग के थ्रू, वो बताना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और ये सब ऑडिटिंग होगी, और ये ऑडिटिंग जो है 90 डेज में सबमिट की जाएगी रिपोर्ट। ओके, तो ये है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, विच इज रिगार्डिंग S-400 रेजिमेंट्स। ओके, तो S-400 सिस्टम जो है, मिसाइल सिस्टम, हम रशिया से ले रहे हैं, और ये जो है ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुके हैं। 2024 तक हमारे पास इसकी सारों की डिलीवरी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो S-400 है, इसकी बात कर लेते हैं, डिफेंस से रिलेटेड है। तो इंडिया इंक्स S-400 ट्रम्प डील विथ रशिया। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं है कि रशिया के साथ हमने ये डील साइन करी थी, और ये 5.43 बिलियन डॉलर की डील थी, लगभग 40,000 करोड़ रुपए की, जिसमें हमने बोला था 5 हम S-400 ट्रिम्फ मिसाइल सिस्टम जो है, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वो खरीदेंगे रशिया से। तो S-400 ट्रिम्फ मिसाइल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें सभी तरह के एरियल टारगेट्स को आप इंगेज कर सकते हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, अनमेंड एरियल व्हीकल हो, या कुछ भी हो। इसमें आप टारगेट को 600 किलोमीटर तक लोकेट कर सकते हो, उनको 400 किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सिस्टम जो है मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें मल्टी फंक्शनल रडार है, एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, लॉन्चर है, ऑटोनोमस डिटेक्टर है, टारगेटिंग सिस्टम है, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है। इसकी मिसाइल की जो रेंजेस हैं वो अलग अलग हैं, बेस्ड अपॉन द लेयर्ड डिफेंस शील्ड। जैसे 400 किलोमीटर भी है, 120 किलोमीटर भी है, 250 भी है, और 40 किलोमीटर भी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये कि S-400 रेजिमेंट्स जो हैं, 5 रेजिमेंट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत जल्दी 2024 तक ये आ सकते हैं। लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हैं। इश्यूज ये हैं कि अभी पूरा पेमेंट जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया। डिले क्यों हो गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है, और इस चक्कर में यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। काटसा एक्ट लगने के चांसेस भी लग रहे हैं, और इसीलिए जो रशिया है, इसको स्विफ्ट सिस्टम से भी निकाल दिया गया, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, और इसीलिए अब जो है हमको रुपी रूबल में ट्रेड करना पड़ रहा है। ओके, तो ये था पूरा हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो पैनल है, उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के लिए बेसिकली ये एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें याचिका डाली है कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स लेकर आई है, और इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स में काफी सारे राइट्स, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो ट्राइब्स को राइट्स मिलते थे, वो काफी सारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और इसको ठीक किया जाए। अब यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का अपना कहना है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अपना कहना है। लेकिन आर्टिकल 338 ए बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास इस 338 ए के अंतर्गत ही पावर है कि इस जितने भी मटेरियल हैं, ये प्रोड्यूस कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए भी लड़ाई कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए ये न्यूज में था, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में जानना। 2004 की बॉडी है ये, जिसको बनाया गया था अमेंड करके। आर्टिकल 338 पहले हुआ करता था, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और इससे आर्टिकल 338 के साथ 338 ए भी ऐड किया गया। 2003 का ये अमेंडमेंट एक्ट था।
तो बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट एक ही हुआ करता था, बाद में ये अलग अलग हुए और दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग अलग बने। यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ये आता है 338 ए के अंतर्गत। ओके, इसमें कंपोजिशन क्या है कि एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है, 3 और मेंबर्स हैं और इन सभी को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इसमें कम से कम एक मेंबर को विमेन होना पड़ेगा। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो है ये 3-3 साल तक के लिए अपना जो टर्म है वो होल्ड कर सकते हैं। चेयरपर्सन जो है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का होगा, वाइस चेयरपर्सन जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक का होगा और बाकी मेंबर्स सेक्रेटरी के रैंक्स के होंगे। मेंबर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है वापस से अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब 2 टर्म्स के बाद उनको और अपॉइंट नहीं किया जा सकता कॉन्जिक्वेंटली। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अबाउट विंडसार फ्रेमवर्क। देखो ये विंडसार फ्रेमवर्क क्या है, आसान सी भाषा में आपको समझाती हूँ, इतना डेप्थ में हमको घुसने की जरूरत नहीं है। देखो भाई ऐसा है कि जब ब्रेग्जिट नहीं हुआ था, ब्रेग्जिट से पहले यूरोपियन यूनियन जो था एक यूनियन हुआ करता था जिसमें अपने अलग उनके ट्रेड लॉज हुआ करते थे, जिसमें इजी ट्रेड लॉज थे, कोई टैरिफ वगैरह ज्यादा नहीं लगता था, तो इस तरह से फ्री बॉर्डर्स लगभग हुआ करती थी। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटेन ने बोला, ग्रेट ब्रिटेन ने, यूके ने बोला कि भाई हमको जो है आपसे अलग होना है, यूरोप से अलग होना है, यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, तो उसको कहा गया ब्रेग्जिट। तो इन्होंने बेसिकली ब्रेग्जिट कर लिया, यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया यूके। कब? 2016 में ये शुरू हुई थी बात और 2020 में खत्म हुई। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा फंस गया आयरलैंड का, और टू बी स्पेसिफिक नॉर्दर्न आयरलैंड का। अब समझना कि ये जो यूके है इसमें क्या क्या आता है, स्कॉटलैंड आता है, इसके अलावा इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, ये चारों मिलाकर यूके बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इसमें से अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दोगे तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ओके, अभी नॉर्दर्न आयरलैंड का देखो क्या दिक्कत है। नॉर्दर्न आयरलैंड का ये दिक्कत है कि पहले ही आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है, इनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स पहले ही होते हैं। दूसरी चीज, जो बाकी का इंग्लैंड है, ये बाकी का जो ग्रेटर ब्रिटेन है उससे नॉर्दर्न आयरलैंड अलग होता है, बीच में ये जो बॉडी है, वाटर बॉडी, इसको कहा जाता है आयरिश सी। ओके, तो इसके कारण ये अलग होता है। तीसरी चीज ये कि नॉर्दर्न आयरलैंड इकलौता ऐसा एरिया है यूके का जो कि यूरोपियन यूनियन के किसी मेंबर स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्योंकि जो आयरलैंड है ये अलग है, आयरलैंड अपने आप में एक रिपब्लिक है और ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर अभी भी है। तो पूरे के पूरे यूके में सिर्फ एक नॉर्दर्न आयरलैंड है जो आज भी यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है बॉर्डर के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो आयरलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे ब्रेग्जिट के टाइम पे ये कहा गया, एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल था। इसमें बोला गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ना वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन जैसे लॉस के थ्रू ही चलेगा। तो ऐसे में क्या होता था कि अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को बाकी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करना है तब तो आसानी रहती थी, लेकिन इस नॉर्दर्न आयरलैंड को जब ब्रिटेन के साथ, ग्रेटर ब्रिटेन के साथ अगर ट्रेड करना था तो वो बड़ा दिक्कत होता था। तो ये कहा जा रहा था कि ये तो बड़ी बायसनेस हो रही है, ये तो गलत है। तो इस चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए अभी वाला जो एग्रीमेंट लाया गया है, फ्रेमवर्क लाया गया, वो लाया है। ठीक है, तो देखो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या था। जब यूके ने यूरोपियन यूनियन छोड़ा तो नॉर्दर्न आयरलैंड इकलौता ऐसा एरिया बचा जो कि ईयू मेंबर के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा था, यानी कि आयरलैंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा था। उस टाइम पे ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और यूके अलग अलग प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को, अलग अलग बॉर्डर चेक्स को, अलग अलग टैरिफ टैक्स सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसको, आयरलैंड से जो वो जुड़ा हुआ है ऑटोमेटिकली, तो नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन से रूल्स फॉलो हों। दोनों आयरलैंड्स की पहले ही कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है और 1998 में इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत शांति से, बहुत मुश्किल के बाद सुलझा था बेलफास्ट एग्रीमेंट के थ्रू, जिसको गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो बॉर्डर इशू था, अगर इसको फिर से छेड़ा जाता तो बहुत डेंजरस हो जाता। पहले यहाँ पे लगभग 3,500 लोगों की डेथ हुई थी इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के चक्कर में। तो क्या कहा गया कि यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड ने बेसिकली डिसाइड किया कि हम यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड के ऊपर अभी भी यूरोपियन यूनियन वाली जैसी लॉस चलाएंगे। तो अगर ब्रिटेन को, ग्रेटर ब्रिटेन को कुछ भी भेजना है यूरोपियन यूनियन को, तो वो जो ग्रेटर ब्रिटेन का जो माल है, सामान है, वो नॉर्दर्न आयरलैंड से होता हुआ जाएगा और नॉर्दर्न आयरलैंड में यूरोपियन यूनियन वाले लॉस लगेंगे। लेकिन अगर नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में कुछ ट्रेड होना है तो ऐसे में तो बायसेस हो गए, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के लॉस चल रहे हैं और यहाँ पे ब्रिटेन के अलग लॉस चल रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ बेसिकली गलत हो रहा था, ये बलि का बकरा बन रहा था। तो
कंटेंशियस इसीलिए हो गया क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इसमें ईयू सिंगल मार्केट का पार्ट बना रह गया, ट्रेड एंड कस्टम इंस्पेक्शन इसमें होने लगे। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन से माल आ रहा था वो अलग इंस्पेक्शन हो रहे थे और ईयू सिंगल मार्केट के अलग इंस्पेक्शन हो रहे थे। तो ये जो चेक्स हो रहे थे ग्रेटर ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में बहुत कम्बरसम हो रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जो फूड प्रोडक्ट्स, जैसे फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करनी है तो उनकी शेल्फ लाइफ कम हो रही थी, ठीक है, वो जल्दी जल्दी खराब हो रहे थे, क्लियरेंस के लिए लंबा लंबा वेट करना पड़ता था, टैक्सेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था, पॉलिसीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, इसके साथ मेडिसिन का सेल भी यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इन सभी चीज़ों के चक्कर में नॉर्दर्न आयरलैंड बड़ा नाराज था ब्रिटेन से भी, ग्रेटर ब्रिटेन से भी और यूरोपियन यूनियन से भी। तो ऐसे में विंडसर फ्रेमवर्क लाया गया। ये विंडसर फ्रेमवर्क दो क्रूशियल एस्पेक्ट की बात करता है, बड़ी आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ। एक है ग्रीन लेन, एक है रेड लेन। ग्रीन लेन ये बोलता है कि जब भी गुड्स जो है उनको, अगर ब्रिटेन को, ग्रेटर ब्रिटेन को यहाँ पे कोई भी ट्रेड करना है नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ, ठीक है, तो वो ग्रीन लेन को फॉलो करेगा। और मान लो ग्रेटर ब्रिटेन को कोई सामान यूरोपियन यूनियन भेजना है तो फिर ये रूट जो है ना इसको रेड लेन कहा गया है। तो रेड लेन वाला वो सामान होगा जो यूरोपियन यूनियन तक जाएगा और ग्रीन लेन वाला वो सामान होगा जो सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड में रुक जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट था स्टॉरमोंट ब्रेक। स्टॉरमोंट ब्रेक में बोला गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड के जितने भी लॉ मेकर्स हैं और लंदन के जितने भी लॉ मेकर्स हैं, ये सब मिलकर ईयू की जो रेगुलेशंस नॉर्दर्न आयरलैंड पे लग रही हैं उसको वीटो कर सकते हैं। और वीटो एप्लीकेबल होगा जब रेगुलेशन जो है, जो भी यूरोपियन यूनियन की जो रेगुलेशन है, अगर वो नॉर्दर्न आयरलैंड को एडवर्सली अफेक्ट करेगी तो इस तरह से हम वीटो कर सकते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो स्टॉरमोंट ब्रेक क्या है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है, विंडसर फ्रेमवर्क क्या है, होप आपको समझ में आया। तो देखो यहाँ पे ये क्या किया गया है कि ये यूरोपियन यूनियन जो है, यूके जो है, उन्होंने ऐसा बोला कि हम दो लेन्स बना रहे हैं। एक होगा ये ग्रीन लेन, जब हमको ब्रिटेन को सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड में कोई सामान भेजना है तो हम ये ग्रीन लेन फॉलो करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टैरिफ सिस्टम नहीं होगा। आसानी से बस एक बार आपने सर्टिफिकेशन कर दिया, बस खत्म हो गया। लेकिन अगर ब्रिटेन से यूरोपियन यूनियन जाना है, आयरलैंड जाना है कोई सामान, तो वो रेड लेन फॉलो करेगा और रेड लेन में प्रॉपर फुल कस्टम प्रोसीजर्स किए जाएंगे। इसमें यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यहाँ पे आर्बिट्रर रहेगा बीच का। स्टॉरमोंट ब्रेक की मैं बता चुकी हूँ, वीटो यहाँ पे लगा सकता है यूरोपियन, वीटो जो है यूके और जो हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड है, दोनों मिलकर यूरोपियन यूनियन के लॉज के ऊपर वीटो लगा सकते हैं। ओके, इसके अलावा टैक्सेशन के लिए भी यहाँ पे कहा गया है कि आयरलैंड जो है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, वो रिजेक्ट कर सकता है इन लॉज को जो कि यूके के, जो कि यूरोपियन यूनियन के हैं। ओके, इसमें मेडिसिन, प्लांट्स, पेट्स, इन सभी के लिए पहले दिक्कत आ रही थी लेकिन अब इनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया आज का पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर। और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर आपने लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर करना चाहो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर दो। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।